आज पढ़ेंगे जैव पराक्रम। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझें। और ये ऐसे भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, समझे। बायो को कोई सा भी टॉपिक रहे, ऐसे हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है यही सब। ठीक है, बायो में जितना भी ऑर्गन हो गया ना, सब हमारे लिए फेवरेट ही है एक तरह से। तो देखिए, आज चलेंगे जैव पराक्रम। ठीक है ना। देखिए होता क्या है जैव पराक्रम। जैव पराक्रम इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव पराक्रम किसको कहते हैं? शरीर के अंदर जितना भी जो मेंटेनेंस का काम होता है ना, उसी को जैव पराक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे सांस लेते हैं, भोजन का पचना हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, कैसे मतलब भोजन को पचाना है, कैसे मल मूत्र को बाहर निकालना है, ये सब को कंट्रोल करना, यही क्या कहलाता है? जैव पराक्रम कहलाता है। ठीक है, शरीर के अंदर जितना भी मेंटेनेंस का जो काम होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए पराक्रम किसे कहते हैं? जैव पराक्रम। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण का काम होता है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस का काम होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। तो जैव पराक्रम याद रखिए। ठीक है, जैव पराक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण का काम हो, उसे जैव पराक्रम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद समझिए पोषण होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? पोषण। पोषण, ठीक है, पोषण इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इंग्लिश हल्का फुल्का मतलब जो भी हो बोर्ड पे लिखा हुआ हल्का फुल्का गलत भी हो सकता है, उसको इग्नोर करके चलिए। ठीक ना, क्योंकि देखो हमको लिखने में बहुत सारा गलती होता है बोर्ड पे। ठीक ना, कभी हिंदी में गलत होगा, कभी इंग्लिश में गलत होगा, उसको इग्नोर करके चलना। ठीक है, तो याद रखिए हम खाली जो बताएंगे ना उसी पे गौर करना, ठीक ना, उसी को लिखना। तब पोषण क्या है? ठीक है, तब पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा क्या होता है? जीव जंतु भोजन को ग्रहण करता और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को उपयोग किए, ठीक है, उपयोग करने के बाद उसको मतलब ग्रहण किए और उसको बाद बहुत सारा चीज़ में उपयोग करते हैं, जैसे पढ़ाने में करते हैं, चलने में करते हैं, सोने में करते हैं, काम करने में, काम में यूज करते हैं। तो भोजन को ऑब्जर्व करते हैं, उपयोग करते हैं और उसको बाद तरह तरह के कामों में उसका उपयोग करते हैं। चाहे खेल कूद के भोजन को खेल कूद करके क्या कर दो, भोजन को क्या कर दो, ख़त्म कर दो, या पढ़ा के एनर्जी को लॉस कर दो। ठीक है, तरह तरह से हम एनर्जी को लॉस करते हैं। ठीक है, तो बोलेगा पोषण क्या है? तो पोषण एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा जीव जंतु क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जैव पराक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का काम होता है, उसे जैव पराक्रम कहते हैं। पोषण लिख लीजिएगा। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव जंतु भोजन को ग्रहण करता है, उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। आप समझिए पोषण दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है सब पोषण, सब पोषण, सब पोषण, सब पोषण, ठीक है, और दूसरा होता है पर पोषण। सब पोषण और दूसरा पर पोषण। जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन क्या करे? स्वयं बनाए, उसे क्या कहेंगे? सब पोषण। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, उसे पर पोषण कहते हैं। ठीक है, तो सब पोषण याद रखिए। वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे सब पोषण कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधा, कची पेड़ पौधा, और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी, संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो सब पोषण किसको कहेंगे? ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे सब पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। एक होता है पर पोषण, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, उसे पर पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया मनुष्य, हो गया मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, बहुत सारे जीव जंतु हो गया। ठीक ना, तो पर पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, उसे पर पोषण कहते हैं। हम लोग देखिए भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि हम लोग पेड़ पौधा पे निर्भर रहते हैं, इसलिए हम लोग पर पोषण में आते हैं। और पेड़ पौधा का होता है खुद से भोजन बनाता है, उसे सब पोषण कहते हैं। अब समझिए पर पोषण विभिन्न प्रकार के होता है। पर पोषण विभिन्न प्रकार के होता है। ठीक ना, पहला होता है मृत जीवी, मृत जीवी। दूसरा होता है परजीवी, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण।
और एक होता है पारासारणी पोषण। तो मृत जीवी किसको कहेंगे? जो अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करे उसे मृत जीवी कहते हैं। जैसे क्या हो गया? कावक हो गया, कावक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कावक हो गया और बैक्टीरिया हो गया, ये सब का हो गया, ठीक ना, मृत जीव है। ये अपना भोजन का होता है सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करता है। एक होता है परजीवी, जो अपना भोजन का करे दूसरे जीवों में चिपक के ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं? परजीवी, ठीक है। जैसे जोक हो गया, जोक हो गया, जू हो गया, फीता कृमि, फीता कृमि, फ्रीता कृमि, इसको बोलते हैं टेप वर्म, टेप वर्म, फीता कृमि हो गया। और इसके बाद आ जाता है जोक हो गया, केचुआ हो गया, अमरलता, अमरलता, ठीक है। तो जो अपना भोजन दूसरे जीव में चिपक के ग्रहण करे उसे क्या कहेंगे? परजीवी। और प्राणी संपोषण, जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करे उसे क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण, ठीक है। जैसे होता है मनुष्य हो गया, मनुष्य, कुत्ता बिल्ली जानवर, कुत्ता बिल्ली जानवर, ये क्या होता है? प्राणी संपोषण होता है। ये सब का होता है अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, फल, ये सब हो गया, ये सब का हो गया ठोस के रूप में। और दूध हो गया, ये सब का हो गया तरल के रूप में हो गया। तो जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करे उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। एक होता है परासारणी पोषण, जो अपना भोजन विसरण तथा परासरण के माध्यम से ग्रहण करे उसे काची कहते हैं? परासारणी पोषण कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या होता है? अपना भोजन, ठीक ना, ग्रहण करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? परासारणी पोषण। तो जो अपना भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहे उसे परासारणी पोषण कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ठीक ना। तो याद रखिएगा, जैव प्रक्रम किसको कहेंगे? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण का काम हो यानी मेंटेनेंस का काम होगा उसे जैव प्रक्रम। और दूसरा होता है पोषण, पोषण किसको कहेंगे? ठीक है, वैसा विधि जिसके द्वारा जीव जंतु भोजन को ग्रहण करेगा, उसका उपयोग करेगा, उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए पोषण लिखिएगा स्टार बना के, दो प्रकार के होते हैं पोषण। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक साप पोषण और दूसरा पर पोषण। साप पोषण लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे साप पोषण कहते हैं। जैसे लिखिएगा पेड़ पौधा हो गया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। और दूसरा लिखिएगा पर पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए उसे पर पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जानवर हो गया, ये सब का होता है अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। अब देखिए पर पोषण लिखिएगा, ठीक है, चार प्रकार के होता है। पहला मृत जीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषण और चौथा होता है परासारणी पोषण। मृत जीवी किसको कहेंगे? जो अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करे उसे मृत जीवी कहते हैं। जैसे कावक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और परजीवी किसको कहेंगे? जो अपना भोजन, ठीक ना, दूसरे जीव में चिपक के ग्रहण करे उसे क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। जैसे जोक हो गया, जू हो गया, फीता कृमि हो गया, अमरलता हो गया, ये सब क्या होता है कि अपना भोजन दूसरे जीवों में चिपक के ग्रहण करता है, ठीक है। अमरलता होता क्या है? जैसे पेड़ पौधा में देखा होगा कि सोई टाइप के निकल जाता है, वही क्या होता है? अमरलता होता है। पेड़ के रस को क्या करता है? चूसता और अपना जीवन गुजारा करता है, ठीक है, उसी को अमरलता बोलते हैं। प्राणी संपोषण, जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करे, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जानवर हो गया, ये सब का हो गया प्राणी संपोषण। एक होता है परासारणी पोषण, जो अपना भोजन विसरण और परासरण के माध्यम से ग्रहण करे उसे परासारणी पोषण कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया, अमीबा और पैरामीशियम, पैरामीशियम। अब आगे की ओर चलते हैं। अब एक होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, 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 ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे? ठीक है, जितना भी हरा पेड़ पौधा है, ठीक है, हरा पेड़ पौधा वो वायुमंडल से क्या करता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और पृथ्वी से जल लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, अपना भोजन बनाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं?
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बोले प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जितना भी हरा पेड़ पौधा है वो वायुमंडल से क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक ना, पृथ्वी से जल ले लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिख के रख दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जितना भी हरा पेड़ पौधा है वो क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लिख लीजिएगा ना, बोलेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब समझिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, कच्ची सामग्री कौन कौन होते हैं, ठीक है, समझिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन से हैं, तो पहला याद रखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और क्लोरोफिल का चीज, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। तो बोले प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। अब समझिए क्लोरोफिल में बोले कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिए मैग्नीशियम, ठीक है, स्टार बना के लिखिए कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर ये मैग्नीशियम नहीं रहता तो सूर्य के प्रकाश को क्या करता, ऑब्जर्व नहीं करता, ठीक है, और नहीं करता तो क्या होता, पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बनाता और फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन हो गया, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। एक होता है वाष्पोत्सर्जन, 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 वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा जल को वाष्प के रूप में उड़ा देता है, जल को वाष्प के रूप में उड़ा देता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो बोले वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे क्या करता है, जल को वाष्प के रूप में उड़ा देता है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का महत्व समझिए, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, ठीक है। पहला, पौधे को संतुलन बनाए रखता है, पौधे को संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है, तब पेड़ पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावे, ठीक है, वायुमंडल को, वायुमंडल को शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, समझें, और शुद्ध करता है। इसके अलावे, ठीक है, वातावरण को, वातावरण, वातावरण, वातावरण के तापमान को, वातावरण के तापमान को कंट्रोल करता है, वातावरण के तापमान, तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, समझें। तो याद रखिए वाष्पोत्सर्जन के क्या महत्व है, पहला पौधे को संतुलन बनाए रखता है, इसके अलावे वायुमंडल को क्या करता है, शुद्ध करता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको सोख लेता है। इसके अलावे जितना भी वातावरण है उसका तापमान को कंट्रोल करता है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तब वातावरण का तापमान क्या होगा, दिन पर दिन बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु को नुकसान पहुंचना शुरू होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, ठीक है, जैसे दिन पर दिन पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते चल जाना, यही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, गर्मी के समय में गर्मी पड़ेगा और ठंडा के समय में ठंडा पड़ता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, बोले ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ठीक है, सूर्य को क्या करता है,
सूरज के लाइट को पृथ्वी तक आने देता है लेकिन वापस जाने नहीं देगा। वापस नहीं जाएगा, ठीक ना, तो क्या होगा, पृथ्वी एकदम गर्म होते चल जाएगा। यही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो बोले ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ताकि मतलब सूरज के प्रकाश को पृथ्वी क्या करता है, आने देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वापस जाने नहीं देता है, जिसके कारण पृथ्वी दिन पर दिन गर्म होते जाता है। उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर, ठीक ना, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है, जिसके कारण दिन पर दिन पृथ्वी का तापमान बढ़ते जाता है। उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब आगे आइए, इसके बाद होता है पाचन का चीज, पाचन, डाइजेशन। पाचन किसको कहते हैं, ठीक ना, भोजन को जटिल अणु से सरल अणु में तोड़ना, सरल अणु में तोड़ना, यही कहलाता है, पाचन कहलाता है। मतलब भोजन का एक हार्ड है, ठीक ना, उसको क्या करते हैं, चबा के, ठीक ना, और उसको छोटा छोटा रूप में तोड़ देते हैं और उसके बाद पेट में जाता है तो उसको क्या करता है, और भोजन को गला देता है। यही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो पाचन याद रखिए, ठीक ना, भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। एकदम सीधा सीधी याद रखिए, ठीक ना, जटिल अणु से सरल अणु में तोड़ना भोजन को पाचन कहलाता है। अब समझिए, एक होता है आहार नाल, आहार नाल, इलेमेंट्री कनाल, इलेमेंट्री कनाल। आहार नाल क्या है, एक कुंडलित रचना है। कैसा है, एक कुंडलित रचना, एक कुंडलित रचना। इसकी लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है, यानी बोलेंगे तब 32 फीट, कितना, 32 फीट होता है। तो बोले आहार नाल क्या है, तो एक कुंडलित रचना है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होते हैं। ये मुंह से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होगा, मुंह से शुरू होता है और मल द्वार तक फैला होता है, मल द्वार तक फैला होता है, ठीक है, याद रखिए। तो बोले कि आहार नाल क्या है, तो एक कुंडलित रचना है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, ठीक ना, 8 से 10 मीटर यानी 32 फीट होती है। यह मुंह से शुरू होकर मलद्वार तक फैला होता है। इतना तक लिख लीजिएगा, ठीक है, कि आहार नाल किसे कहते हैं, तो यह एक कुंडलित रचना है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है, यह मुंह से शुरू होता है, मलद्वार तक फैला होता है। अब आगे चलते हैं आहार नाल के बारे में, ठीक है। अब ये हो गया मनुष्य, अब ये हो गया, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं मुंह, काची बाबू, मुंह, ठीक है। अब मुंह के अंदर, ठीक है, मुंह के अंदर एक गड्ढा होता है, यहाँ पे मुंह के अंदर एक गड्ढा होता है जिसे मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा। मुंह के अंदर जो गड्ढा होता है उसे मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। अब मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा, मुख गुहा को बोलते हैं बक्कल कैविटी, बुक्कल कैविटी। तो याद रखिए, मुख गुहा क्या है, ठीक है, तो मुंह के अंदर एक गड्ढा होता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें क्या होता है, जीभ मौजूद होता है, दांत मौजूद होता है, जीभ, दांत और लार ग्रंथि, लार ग्रंथि मौजूद होता है, ठीक है। तो बोले मुख गुहा क्या है, ठीक है, तो मुख के अंदर एक गड्ढा होता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें जीभ, दांत और लार ग्रंथि मौजूद होता है। अब जीभ क्या होता है, ठीक है, एक मोटी मांसल रचना है, मोटी मांसल रचना है, ठीक है, मोटी मांसल रचना है। जीभ क्या है, एक मोटी मांसल रचना है। ये क्या करता है, इसके ऊपर दाने दाने जैसी रचना होती है, ठीक है, समझिए। ये हो गया जीभ का चीज, जीभ, जीभ हो गया। ये जीभ के ऊपर दाने दाने जैसी रचना होती है जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, काची, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीभ क्या है, एक मोटी मांसल रचना, ठीक है, ये इसके ऊपर दाने दाने जैसी रचना होती है जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। ये भोजन के स्वाद को पहचानने का
काम करता है। तो याद रखिएगा ना, जीभ किसे कहते हैं, तो यह एक मोटी मांसल रचना है, इसके ऊपर दाने दाने जैसी रचना होती है जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, ठीक है। ये भोजन के स्वाद को पहचानने का काम करता है। आप समझिए, ये हो गया जीभ। और जीभ के सबसे आगे वाला जो हिस्सा है ये क्या करता है, मीठा को पहचानने का। इसके पीछे वाला जो है तीखा, तीखा मतलब कड़वा, कड़वा को पहचानता है। इसके जस्ट बगल वाला हिस्सा जो है ना, ये जस्ट बगल वाला हिस्सा ये खट्टा को पहचानता है, खट्टा को पहचानता है। क्या होगा, ये भी खट्टा को पहचानेगा, खट्टा को पहचानेगा, ठीक है। और इसके जस्ट बगल वाला है ये, ठीक है, ये नमकीन को पहचानेगा, नमकीन। ये भी क्या हो गया, नमकीन, नमकीन। तो याद रखिए जीभ किसे कहते हैं, तो यह एक मोटी मांसल रचना है, इसके ऊपर दाने दाने जैसी रचना होती है जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। ये स्वाद को पहचानने का काम करता है। जीभ के सबसे आगे वाला जो हिस्सा है कौन सा हो गया, पहचानता है, मीठा। और सबसे पीछे वाला हिस्सा तीखा को पहचानता है, ठीक है। इसके जस्ट बगल वाला जो देख रहा है, ठीक है, ये खट्टा को पहचानेगा। और इसके जस्ट ऊपर वाला ये बगल वाला ये क्या होता है, नमकीन को पहचानता है। और बीच वाला जो हिस्सा है ये कोई टेस्ट नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं पहचानेगा। ये क्या होगा, कोई स्वाद नहीं पहचानता है, ठीक है। बीच वाला खाली ऐसा ही रहता है। ये तो हो गया जीभ। अब दांत के बारे में समझिए। अब हो गया दांत। बोले दांत क्या है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। मनुष्य में कितना दांत होता है, 32 दांत होता है, ठीक ना। कितने बार आते हैं, 2 बार दांत आते हैं, ठीक ना। तो बोले दांत क्या है, तो मनुष्य में ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। मनुष्य में 32 दांत होते हैं, या 2 बार आते हैं, ठीक ना। पहला बार कितना दांत आएगा, 20 बार, और दूसरा बार 12 बार, ठीक ना। ये पहला बार आता है, और क्या होता है, दूसरा बार आता है, ठीक ना। इसको दूध का दांत बोलते हैं, दूध का दांत, दूध का दांत। तो बोले दूध के दांत कै गो होता है, 20 गो, और दूसरा बार जो आता है वो 12 दांत होता है, ठीक ना। याद देखिए, तो दांत क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। मनुष्य में 32 दांत होते हैं, 2 बार आते हैं, पहला बार 20 गो, दूसरा बार 12 गो, ठीक है। 20 गो जो दांत होता है उसको दूध का दांत कहते हैं। जो पहला बार जो आता है दांत उसको दूध का दांत कहते हैं, और 12 गो जो होता है, ठीक ना, ये दूसरा बार आता है, ठीक ना। अब देखिए, एक होता है अकल का दांत, अकल का दांत, अकल का दांत, इसको बोलते हैं विस्डम टीथ, विस्डम टीथ, विस्डम टीथ। ये क्या होता है, 18 साल के बाद आता है, ठीक ना, 18 साल के बाद आता है, ठीक है। जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया तब ये दांत आता है, ठीक है। ये एक अपशेषी अंग है, काची बाबू, अपशेषी अंग है, अपशेषी अंग है। इसका शरीर में कोई काम नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हमको मान लो कि नहीं आया, ठीक है, अकल का दांत, हम जिंदा नहीं हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। खाली इसको नाम है अकल का दांत, एक विशेष दर्जा दिया गया है। तो ये 18 साल के बाद आता है। ये कैसा है, अपशेषी अंग है, याद रखिएगा। अब समझिए, दांत 4 प्रकार के होता है। दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होता है। देखिए, ये दांत हो गया, ठीक है, ये दांत हो गया, ये दांत हो गया, ठीक है। ये दांत के सबसे ऊपर वाला जो परत होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनामेल, काची, इनामेल। दांत के सबसे ऊपर वाला परत को इनामेल कहते हैं। ये कैसा होता है, कठोर होता है, कैसा होता है, कठोर होता है, और सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद। और सबसे अंदर वाला जो होता है, तो दांत की याद रखिए, ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। ये सबसे कठोर होता है। ये कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ये देख रहा है ना दांत, ये दांत के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये कैसा होता है, इनामेल होता है, एकदम सबसे कठोर होता है। ये कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इसके अंदर वाला भाग को बोलते हैं रूट, काची, रूट, ठीक है, जड़, काची, जड़। ये क्या होता है, ये कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक ना। अंदर वाला, ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं इनामेल, और अंदर वाला हिस्सा को रूट या जड़ कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब दांत के प्रकार समझिए। ये दांत हो गया। अब दांत के प्रकार समझिए, ठीक है। पहला होता है कृंतक,
कृतनक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है आग्र चवार्नक, और एक होता है चवार्नक। इसको बोलते हैं इंसाइजर, इसको बोलते हैं केनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं मोलर। ये क्या करता है? ये दोनों का काम काटना और कुतरना, और ये दोनों के काम चीरना, फाड़ना, फोड़ना और चबाना। ठीक है, याद रखिएगा। तो दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कृतनक, दूसरा रदनक, तीसरा आग्र चवार्नक और चवार्नक। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, याद रखिएगा, प्रीमोलर, मोलर। कृतनक और रदनक के काम काटना और कुतरना, और आग्र चवार्नक और चवार्नक के काम चीरना हो गया, फाड़ना हो गया, फोड़ना हो गया, चबाना हो गया। ये सब क्या करता है? इसका काम है। अब समझिए, ये तो हो गया दांत। एक होता है लार ग्रंथि, उसके बाद लार ग्रंथि, सिल्वरी सिलेवरी ग्लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि क्या है? ठीक है, ये भोजन को लार से सानता है। ये भोजन को क्या करता है? लार से सानता है। ये भोजन को लार से सानता है और आए हुए बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। बैक्टीरिया को भी क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो बोले लार ग्रंथि क्या है? तो ये भोजन को लार से सानता है और आए हुए बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। इसमें 2 चीज़ पाया जाता है, एक टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन, और दूसरा लाइसोजाइम। क्या चीज़? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मतलब मंड, मंड मतलब जिसको चोकर भी बोल सकते हैं, मंड हो गया। ठीक है, अब समझिए, ये हो गया टाइलिन। स्टार्च का पाचन करेगा, मतलब जितना भी मीठा भोजन खाते हैं, नहीं, मीठा भोजन उसको क्या करता है? मुंह में पचाने का काम टाइलिन का काम है। ठीक है, जैसे दूध वगैरह हो गया, ठीक है, जितना भी मीठा चीज़ हो गया, जूस वगैरह हो गया, ठीक है, जितना भी मीठा चीज़ है वो आधा काम का होता है मुंह में ही पच जाता है। वो पचाने का काम कौन करता है? टाइलिन काम करता है। दूसरा हो गया लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन के साथ जितना भी बैक्टीरिया आता है ना, उसको नष्ट करने का काम करता है। इसके आगे आइए। ठीक है, लार ग्रंथि बहुत से प्रकार का होता है, लेकिन जनरली 3 प्रकार के होता है। ठीक है, लार ग्रंथि कितने प्रकार के? लार ग्रंथि 3 प्रकार के होता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। पहला होता है पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा होता है सबलिंगुअल, एक होता है सबमैंडिबुलर। ये सबसे बड़ा लार ग्रंथि है। ये कहाँ? सबसे बड़ा लार ग्रंथि है। ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। ये क्या करता है? सांप में जहर का काम करता है। पैरोटिड जो है ना, सांप में जहर का काम करता है। ठीक है, ये हो गया सबलिंगुअल, ये सबसे छोटा लार ग्रंथि हो गया। ये हो गया सबमैंडिबुलर। ठीक है, ये क्या होता है? हायोड हड्डी से जुड़ा होता है, हायोड हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक है, ये हायोड हड्डी से जुड़ा होता है। हायोड हड्डी किसको कहते हैं? जीभ जो लास्ट हड्डी से जुड़ जाता है ना, उसी को हायोड हड्डी कहते हैं। जीभ जो है ना, सबसे लास्ट हिस्सा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हायोड हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो लार ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल और तीसरा सबमैंडिबुलर। पैरोटिड लार ग्रंथि क्या है? तो ये सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है जो सांप में जहर का काम करता है। उसके बाद आ जाता है सबलिंगुअल, ये सबसे छोटा होता है लार ग्रंथि, और तीसरा हो गया सबमैंडिबुलर। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ये हो गया पाचन तंत्र का चीज, ये पाचन तंत्र हो गया। ठीक ना। अब देखिए, ये क्या हो गया? मुंह का चीज, मुंह हो गया। और मुंह के अंदर जो गड्ढा होता है उसे
मुख गुहा कहते हैं। कच्ची हो गया मुख गुहा, मुख गुहा, मुंह के अंदर जो गड्ढा होता है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें जीभ, दांत और लार ग्रंथि पाए जाते हैं। इसके बाद आता है लार ग्रंथि। कच्ची लार ग्रंथि, यहाँ पे हो गया लार ग्रंथि, ये हो गया लार ग्रंथि। ठीक है, ठीक है, ये हो गया लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, याद रखिए पहले का हो गया मुंह हो गया, मुंह के अंदर एक गड्ढा होता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें जीभ, दांत और कौन होता है, लार ग्रंथि मौजूद होता है। इसके ठीक नीचे ये क्या होता है, ग्रासनी। काची बाबू, ग्रासनी, इसको बोलते हैं फायरिंग्स। काची, फायरिंग्स, फायरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्या होता है, भोजन और हवा दोनों का मिलन होता है। दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। बोले ग्रासनी क्या है, ठीक है, इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन और हवा का मिलन होता है। इसमें दो गो नली खुलता है, पहला निगल द्वार, निगल द्वार, और दूसरा कंठ द्वार, कंठ द्वार, कंठ द्वार। जिससे भोजन जाएगा उसे निगल द्वार, जिसे सांस जाएगा उसे क्या कहते हैं, कंठ द्वार कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ग्रासनी किसे कहते हैं, इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन और वायु दोनों का मिलन होता है। इसमें दो नली खुलता है, एक निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। जिससे भोजन जाए उसे निगल द्वार कहते हैं, जिससे सांस जाए उसे कंठ द्वार कहते हैं। इसके ठीक नीचे आता है ग्रास नली। क्या बाबू, ग्रास नली, इसको बोलते हैं ओसोफेगस, ओसोफेगस। ठीक ना, ग्रास नली, ये इसकी लंबाई कितना होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ये भोजन को क्या करता है, अमाशय में पहुंचाने में मदद करता है। भोजन को क्या करेगा, अमाशय में पहुंचाने में मदद करता है, अमाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। तो बोले ग्रास नली क्या है, इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। अब देखिए ये हो गया ग्रास नली। ठीक है, और इसमें भोजन जाएगा तो ये पीछे वाला हिस्सा क्या होता है, सिकुड़ते जाता है, और आगे वाला हिस्सा क्या होता है, फैलते जाता है। ठीक है, तो ये जो फैलने, ठीक है, और सिकुड़ने का जो क्रिया है, ये देखो ये फैल रहा है, ये सिकुड़ रहा है, तो फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया होता है, ठीक है, उसे कर्मकुंचन कहते हैं। तब याद रखिएगा, बोलेगा कि ग्रास नली में, ग्रास नली में, ठीक है, फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया होती है, फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया होती है, सिकुड़ने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, कर्मकुंचन कहते हैं। काची, कर्मकुंचन कहते हैं। ठीक है, ये नोट करके लिखिएगा। ग्रास नली में भोजन फैलने और ग्रास नली में फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया होती है उसे कर्मकुंचन कहते हैं। इसके बाद आइए, इसके बाद आ जाता है अमाशय। काची, अमाशय, ये हो गया अमाशय, अमाशय। ठीक है, ये अमाशय किधर होता है, बायां साइड में होता है, ये बायां साइड में होता है। ठीक है, कौन सा साइड में होता है, बायां साइड में। ठीक है, इसको बोलते हैं अस्टोमिक, अस्टोमिक। ठीक है, याद रखिए अमाशय क्या है, ठीक है, एक थैली नुमा रचना है। इसमें भोजन का होता है 3 से 4 घंटे तक जमा होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पावा जाता है। काची, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पावा जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 1 होता है। ठीक है, याद रखिए अमाशय क्या है, एक थैली नुमा रचना है। इसमें भोजन का होता है 3 से 4 घंटे तक जमा रहता है। भोजन कितना घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक जमा रखता है, और भोजन को ताज़ा बनाए रखता है। भोजन को कैसा बनाए रखता है, ताज़ा बनाए रखता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है, आए हुए बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। बैक्टीरिया को भी क्या करेगा, नष्ट करता है। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे मुंह में, ठीक है, जैसा ही भोजन गया तो उसमें क्या होता था, टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता था। ये क्या करता था, पूरी तरह से बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर पाता था। अब जो भी बचा यहाँ आएगा अमाशय में, अमाशय में आएगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक अम्ल पाया जाता है पूरे बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। तो उतना नहीं याद रखना, आपको सीधा सीधी याद रखना। अमाशय क्या है? तो एक थैलीनुमा रचना है, इसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक जमा रहता है। ये भोजन को ताज़ा बनाए रखता है, आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका पीएच मान 1 होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब इसके बाद समझिए, अमाशय के 3 भाग होता है। अमाशय के 3 भाग, ये हो गया अमाशय, ये हो गया अमाशय, ठीक है। ये 3 भाग, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं कार्डियक, काची कार्डियक, बीच वाला भाग फुंडिक, काची फुंडिक, बीच वाला भाग फुंडिक, और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है पाइलोरिक कहते हैं, काची पाइलोरिक, ठीक है। तो याद रखिए, ऊपर वाला हिस्सा को कार्डियक, ये हिस्सा को कार्डियक, ये बीच वाला जो भाग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फुंडिक, और सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है इसको पाइलोरिक। तो याद रखिए, अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक, और तीसरा हो गया पाइलोरिक। अमाशय के 3 भाग कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। अब समझिए, ये ऊपर वाला हिस्सा कार्डियक हो गया, ये बीच वाला भाग फुंडिक हो गया, सबसे लास्ट वाला हिस्सा क्या हो गया? पाइलोरिक। अब देखिए, भोजन जब आएगा, ठीक है, इसमें कार्डियक में, तो क्या होगा, यहाँ आने के बाद अगर आपको अनबैलेंस लगेगा, जैसे कुछ खा लिए आलतू फालतू चीज़, तब भोजन क्या होगा, अकबकाहट नहीं है तो आपको पेट के अंदर लगेगा, तो क्या करेगा, ये शरीर से बाहर तुरंत मुंह के द्वारा बाहर मूवेटिंग के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन अगर इसमें आ गया बीच वाला हिस्सा में, ये हो गया कार्डियक और ये दूसरा का हो गया फुंडिक, इसमें होता है रूजी, कांटा नुमा रचना होता है जिसे रूजी कहते हैं, काची रूजी। तब बीच वाला हिस्सा में क्या होता है कि रूजी होता है। अब इसमें बीच वाला हिस्सा में आ गया, ठीक है, भोजन, तो इसमें क्या होता है 3 से 4 घंटे तक फिक्स रहता है, ठीक है, 3 से 4 घंटे तक भोजन इसी में मौजूद रहेगा, ठीक ना। और इसी में क्या होगा, एकदम महीन महीन टुकड़ा में टूटेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहलका में आएगा तो क्या करेगा, आपको लगेगा कि उल्टी नहीं आता, ठीक है, आलतू फालतू खा लिए तो ये क्या होगा, मुंह से बाहर निकल जाएगा। लेकिन बीच वाला हिस्सा में आ गया, ठीक है, तो यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक जमा रहता है, यहाँ से फिर भोजन बाहर नहीं निकलेगा। और उसके बाद हो गया लास्ट वाला हिस्सा, ये पाइलोरिक, ये क्या करता है, भोजन को पूरा पचा देता है, ठीक ना। उसके बाद कहाँ भेज देता है, छोटी आंत में। ये हो गया अमाशय। अमाशय, ठीक है। अमाशय के ठीक है सटा हुआ होता है यकृत, का चीज यकृत। अमाशय के ठीक सटा हुआ कौन होता है, यकृत। ये क्या करता है, यकृत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, लीवर, ठीक है। ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो बोले यकृत क्या है, तो ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ये क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। ये क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, ठीक है। ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाए रखता है, भोजन को क्षारीय बनाए रखता है, याद रखिए। तो बोले पित्त क्या है, ठीक है। तो इस शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, इसमें पित्त का निर्माण होता है जो भोजन को क्षारीय बनाए रखता है। अब समझिए, ये हो गया पित्त। अब इसमें एक पित्त जो निकलेगा वो कहाँ जाके जमा रहेगा, ये पित्ताशय में, काची पित्ताशय में, पित्ताशय में। पित्त कहाँ जाके जमा रहता है, पित्ताशय में। इसको बोलते हैं स्प्लीन, काची स्प्लीन। पित्त कहाँ जाके जमा रहता है, पित्ताशय में, जिसे स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। ये भोजन को क्षारीय बनाए रखता है। अब क्या होता है कि पित्त जब कभी गड़बड़ा जाता है, ठीक है, पित्त में क्या होता है, बिलिरुबिन पाया जाता है। ये हो गया यकृत। यकृत में से पित्त निकलता है जो जाके कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में, काची पित्ताशय में। अब पित्ताशय में क्या होता है, बिलिरुबिन पाया जाता है, बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन पाया जाता है। ये बिलिरुबिन क्या होता है कि जब कभी, ठीक है, जब लीवर का हो जाता है, गड़बड़ा जाता है ना, तो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड को
पीला कर देता है। पीला कर देने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे पूरा बॉडी का हो जाता है, पीला हो जाता है, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यकृत क्या है, यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसमें क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जमा रहता है। इसमें विटामिन ए का निर्माण अपने आप होते रहता है, ठीक है। विटामिन ए का निर्माण अपने आप होता है। इतना याद रखिए कि यकृत क्या है, यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसमें पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जमा रहता है। ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाए रखता है। इसमें विटामिन ए का निर्माण अपने आप होता है। तो याद रखिएगा ना, बोले यकृत क्या, तो ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसमें पित्त का निर्माण होता है, ठीक है, जो पित्ताशय में जमा रहता है। ये भोजन को क्षारीय बनाए रखता है। और क्या होता है कि इसमें विटामिन ए का निर्माण अपने आप होते रहता है। इसके ठीक नीचे आ जाता है अग्नाशय। कची, ये पत्ता नुमा रचना है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ये क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए और इंसुलिन की मात्रा घट जाए तो क्या होता है, चिनिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। याद रखिए, अग्नाशय क्या है, तो इस शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो गया और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय हो गया। तो बोले अग्नाशय क्या है, तो यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। ये इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और इंसुलिन का निर्माण होता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए और इंसुलिन की मात्रा घट जाए तो चिनिया नामक बीमारी निकलती है। इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। पहला निकलता है लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज। दूसरा निकलता है इमाइलेज। इमाइलेज। और तीसरा निकलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। इमाइलेज क्या करेगा, वसा को पचाता है। वसा को पचाता है। ये क्या करेगा, शर्करा। शर्करा मतलब ग्लूकोज को पचाएगा। ग्लूकोज को पचाएगा। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अग्नाशय से कितने प्रकार के एंजाइम निकलता है, 3 प्रकार के। पहला लाइपेज, दूसरा इमाइलेज और तीसरा ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय क्या है, तो ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। ये क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए और इंसुलिन की मात्रा घट जाए तो चिनिया नामक बीमारी होती है। इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। पहला लाइपेज हो गया, दूसरा इमाइलेज हो गया, तीसरा ट्रिप्सिन हो गया। लाइपेज के काम वसा को पचाना और इमाइलेज के काम शर्करा को यानी ग्लूकोज को पचाना और ट्रिप्सिन के काम प्रोटीन को पचाना। अब इसके बाद समझिए, ठीक है। अग्नाशय जो होता है 3 प्रकार के ग्रंथ, 3 कोशिका से मिलकर बना होता है। अग्नाशय जो है 3 कोशिका से मिलकर बना होता है। अग्नाशय जो है ये 3 कोशिका से मिलकर बना होता है। पहला हो गया अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका। दूसरा बीटा कोशिका और तीसरा हो गया डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका क्या करता है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का निर्माण करेगा। दूसरा का इंसुलिन का निर्माण करेगा, इंसुलिन का निर्माण करता है। और तीसरा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन का निर्माण करता है, ठीक है। तो याद रखिए, अग्नाशय कितने कोशिका से मिलकर बना होता है, 3 कोशिका से। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका, ठीक है। याद रखिएगा, अग्नाशय कितने कोशिका से, 3 प्रकार के कोशिका से। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका से क्या होगा, ग्लूकागॉन का निर्माण होगा। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का निर्माण होगा। दूसरा से इंसुलिन का निर्माण होगा और तीसरा से सोमैटोस्टैटिन का निर्माण होगा। सोमैटोस्टैटिन का निर्माण होता है, ठीक है। याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाता है छोटी आंत। इसके बाद कौन आ जाएगा, छोटी आंत। इधर देखिएगा, ये हो गया छोटी आंत। ये हो गया छोटी आंत। ये हो गया छोटी आंत। छोटी आंत इसको बोलते हैं स्मॉल इंस्टेटाइन।
ठीक है। ये हो गया छोटी आंत, इसकी लंबाई क्या होता है 5 से 6 मीटर होती है, 5 से 6 मीटर। इसकी लंबाई कितना 5 से 6 मीटर होते हैं। बोले छोटी आंत क्या होता है, तो इसमें भोजन का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई कितना होता है 5 से 6 मीटर होती है। ये 3 भाग से मिलकर बना होता है। पहला हो गया ग्रहणी, दूसरा होता है जेजूनम और तीसरा होता है इलियम। इलियम, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेडूनम, इसको बोलते हैं जेजूनम और इसको बोलते हैं इलियम। इलियम, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो छोटी आंत क्या है, तो ये इसमें क्या होता है भोजन का पाचन होता है। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है और 3 भाग से मिलकर बना होता है, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम, ठीक ना, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है बड़ी आंत। ये हो गया छोटी आंत, और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो जोड़ है, ठीक है, ये बड़ी आंत हो गया। ये हो गया बड़ी आंत। ये छोटी आंत और बड़ी आंत की जो जोड़ है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। का चीज अपेंडिक्स, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ पे होता है उसे अपेंडिक्स कहते हैं। और ये हो गया बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन करवा देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, तब ज़्यादा और समझ में आएगा। ये हो गया मुख। मुख क्या है, ठीक है, ये 2 मुलायम मांसल होठ से घिरा होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं मुख कहते हैं। और मुख के अंदर एक गड्ढा होता है जिसे क्या कहते हैं मुख गुहा कहते हैं। क्या चीज मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में क्या होता है जीभ होता है, दांत होता है और लार ग्रंथि पाए जाते हैं। इसके ठीक पीछे कौन हो गया, ये हो गया लार ग्रंथि। क्या चीज लार ग्रंथि। इसके ठीक नीचे कौन हो गया, ये हो गया ग्रासनी। ग्रासनी, ग्रासनी। इसकी लंबाई कितना होता है 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन और वायु दोनों का मिलन होता है। इसमें 2 नली खुलता है, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। अब ध्यान दीजिए, इसके ठीक नीचे क्या हो गया ग्रास नली। ग्रास नली, इसकी लंबाई कितना होता है 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। इसके ठीक नीचे हो जाता है ये अमाशय। कची अमाशय। अमाशय ये क्या होता है बाईं ओर होता है। कहाँ होता है बाईं ओर होता है, ठीक है, ये बाईं ओर होता है, ठीक है, ये बायां ओर होता है। ये क्या है थैलीनुमा रचना है। बोले अमाशय क्या है, तो ये थैलीनुमा रचना है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक जमा रहता है। या आए हुए बैक्टीरिया को मारता है, भोजन को ताज़ा बनाए हुए रखता है। इसके 3 भाग होता है, एक कार्डियक, दूसरा फूंडिक, तीसरा पाइलोरिक, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके ठीक से हटा हुआ कौन होता है यकृत होता है। ये लीवर हो गया, ये हो गया यकृत। इसके ठीक से हटा हुआ कौन होता है यकृत होता है। यकृत ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। इसमें विटामिन ए का निर्माण अपने आप होता है। इसमें क्या होता है पित्त का निर्माण होता है, जो भोजन को क्या करता है क्षारीय बनाए हुए रखता है। तो याद रखिए यकृत क्या शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसमें विटामिन ए का निर्माण अपने आप होता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाए रखता है। इसमें पित्त का जो निर्माण होता है वो जाके कहाँ जमा रहता है पित्ताशय में जमा रहता है। ये हो गया पित्ताशय। पित्ताशय इसको बोलते हैं गॉल ब्लाडर, सॉरी गोल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर, ठीक है, याद रखिएगा। तो पित्ताशय हो गया। अब देखिए अमाशय से ये हो गया पित्ताशय। पित्ताशय अमाशय से ठीक है एक नीचे एक नाली निकलती है, यहाँ पे कौन होता है अग्नाशय। ये हो गया अग्नाशय। ये क्या हो गया अग्नाशय, ठीक है। इस शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है।
ठीक ना। याद रखिए अग्नाशय क्या है, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए और इंसुलिन की मात्रा घट जाए तो चिनिया नामक बीमारी होती है, जिसको मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। सबसे ज़्यादा ठीक है इंडिया में ठीक है क्या होता है, डायबिटीज का पेशेंट है ठीक है। इसलिए भारत को मधुमेह की राजधानी के नाम से जानते, कहा कि भारत में सबसे ज़्यादा मधुमेह का पेशेंट है ठीक है, इसलिए भारत को मधुमेह की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अब छोड़िए उतना हटाइए ठीक है। अग्नाशय से 3 प्रकार के इंजाइम निकलता है, अभी बताएं ठीक है। पहला बताएं लाइपेज, का चीज लाइपेज। दूसरा बताएं इमाइलेज, इमाइलेज। और तीसरा बताएं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। लाइपेज के काम का है वसा को पचाना, इमाइलेज के काम का चीज है स्टार्च यानी ग्लूकोज को पचाना, और ट्रिप्सिन के काम प्रोटीन को पचाना। अब बताए थे कि अग्नाशय जो होता है 3 कोशिका से मिलकर बना होता है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकागान का निर्माण होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का निर्माण होता है, और डेल्टा कोशिका से सोमाटोस्टैटिन का निर्माण होता है। इसके ठीक नीचे ये आ जाता है छोटी आंत। यहाँ पे जो नली देख रहे हैं ये क्या हो गया, छोटी आंत। ये क्या हो गया, छोटी आंत ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या हो गया, छोटी आंत। यहाँ से एक नली निकलता है छोटी आंत, ये क्या हो गया, छोटी आंत हो गया ठीक ना। ये हो गया छोटी आंत, ये छोटी आंत हो गया ठीक ना। इसको बोलते हैं स्मॉल इंस्टेटाइन ठीक ना। अब छोटी आंत क्या है ठीक है, इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। इसमें भोजन पूरी तरह से पच जाता है। बोले कि शरीर का कौन सा मतलब पाचन तंत्र का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें भोजन एकदम पूरी तरह से पच जाता है, तो वो छोटी आंत। और बोले कि मतलब पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा है जहाँ से भोजन पचना शुरू होता है, तो वो हो गया मुँह ठीक है, मुख ठीक है। तो मुँह से क्या होता है, पचना शुरू होता है। सबसे पूरी तरह से कहाँ पच जाता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत के कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। हिंदी में बोलेंगे तो ग्राहनी, जेजुनम, इलियम। तो याद रखिए छोटी आंत के कितने हिस्सा, 3 हिस्सा, ग्राहनी, जेजुनम, इलियम। अब याद रखिए इसके ठीक बाद इसमें भोजन का क्या होता है, पूरी तरह से पाचन हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ये बड़ी आंत, ये हो गया बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये देखिए ये हो गया छोटी आंत, ये हो गया बड़ी आंत। छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में जो जोड़ है ठीक है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, का चीज इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये शरीर का अपशेषी अंग है। बोले आप अपेंडिक्स क्या है, तो यह शरीर का अपशेषी अंग है, इसका शरीर में कोई काम नहीं होता है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा ना अपेंडिक्स क्या है, यह छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे पाया जाता है। यह शरीर का अपशेषी अंग है, इसका शरीर में कोई काम नहीं है। इसके बाद आ जाता है ये बड़ी आंत, ये बड़ी आंत हो गया। अब समझिए ये हो गया बड़ी आंत, ये हो गया बड़ी आंत ठीक है, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत क्या है ठीक है, इस सर इसमें जो छोटी आंत हो गया, ये छोटी आंत में जो भोजन नहीं पचा वो कहाँ गया, मल के रूप में बड़ी आंत में। ये हो गया बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या है ठीक है, इसमें भोजन क्या होता है, मल मूत्र के रूप में जमा होता है। इसमें बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जल का पाचन होता है ठीक है, याद रखिए। बोले बड़ी आंत क्या है ठीक है, तो छोटी आंत से बचा हुआ जितना भोजन होता है मल मूत्र के रूप में बड़ी आंत में आके जमा हो जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जल का पाचन होता है। बड़ी आंत के 3 भाग होता है। बड़ी आंत के कितने भाग, 3 भाग। बड़ी आंत के 3 भाग होता है। पहला होता है सिक्कम, का चीज सिक्कम। दूसरा होता है कोलन, और तीसरा होता है रेक्टम, का चीज रेक्टम। सिक्कम किसको कहेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ पे होता है उसे सिक्कम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे हो गया सिक्कम। ये बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। इसको बोलते हैं मलाशय, और इसको बोलते हैं मल द्वार। आ जाओ बाहर, आओ। तो याद रखिएगा ठीक है, ये अपेंडिक्स हो गया। छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ पे होगा उसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये हो गया बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है ठीक है, छोटी आंत में जितना हुआ बेकार भोजन रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, बड़ी आंत में। इसमें क्या होता है, भोजन मल मूत्र के रूप में जमा होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जल का पाचन होगा। बड़ी आंत के 3 भाग याद रखना, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ पे होता है उसे सिक्कम कहते हैं। ये बीच वाला जो हिस्सा है ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, कोलन। और रेक्टम हो गया जिससे मल और मूत्र क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है ठीक ना। ये हो गया मलाशय, ये हो गया मल द्वार ठीक ना।
एक बार फिर से फिगर देख लीजिए। देखिए फिगर बनाना कैसे है, ठीक है। फिगर 5 नंबर के आता है, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे करिएगा, ये हो गया मुंह, ठीक है। और मुंह के अंदर एक गड्ढा होता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। ये हो गया ग्रासनी, और ये हो गया ग्रास नली, ग्रास नली। ये हो गया अमाशय, ये हो गया अमाशय, अमाशय। ये हो गया यकृत, यकृत, यकृत होता है। यकृत में से, ठीक है, पीत का निर्माण होता है जो जाके कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में, ठीक है। ये हो गया पित्ताशय, पित्ताशय। यमाशय के ठीक नीचे ये हो गया अग्नाशय, ये हो गया अग्नाशय, अग्नाशय। अग्नाशय के ठीक नीचे ये हो गया छोटी आंत, ये हो गया अग्नाशय के नीचे, ये हो गया छोटी आंत, ये हो गया छोटी आंत, छोटी आंत। और छोटी आंत हो गया, ये क्या हो गया, बड़ी आंत। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो जोड़ होता है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ये हो गया बड़ी आंत, यहाँ से ये हो गया मलाशय, इसको शायद बोलते हैं रेक्टम। और ये हो गया मलद्वार, ये हो गया एनस, ठीक है। याद रखिएगा इतना फिगर। अब इसके बाद चलिए अब बोलेगा कि पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होता है, कितने चरणों में पूर्ण होता है, चरणों में पूर्ण होता है, ठीक ना। तो याद रखिए 5 चरण में पूर्ण होगा, 5 चरण में। कितने चरण में, 5 चरण में। पहला होता है अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, इसको बोलते हैं इंजेशन। भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण, ठीक है। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन। दूसरा हो गया पाचन, पाचन किसको कहेंगे, डाइजेशन, ठीक है। पाचन किसको कहेंगे, भोजन को जटिल अणु से सरल अणु में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसके बाद हो जाता है अपशोषण, अपशोषण, अपशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, 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 ठीक है। मतलब पचा हुआ भोजन को, ठीक है, क्या करना, सोखना, ठीक है। यही क्या कहलाता है, अपशोषण कहलाता है, ठीक है। छोटी आंत में जितना भी भोजन था उसको क्या करता था, ब्लड के रूप में मिला देना, यही क्या कहलाता है, अपशोषण। और एक होता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण क्या है, ठीक है, भोजन को ब्लड में मिलाना और ब्लड को क्या करना, पूरे शरीर में फैलाना, ठीक है। यही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। भोजन को सोखना, अपशोषण, और भोजन को क्या करना, पूरे शरीर में फैला देना, क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। पहला अंतःग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करना, अंतःग्रहण। और भोजन को क्या करना, सरल जटिल अणु से सरल अणु में तोड़ना, पाचन कहलाता है। और भोजन को क्या करना, सोखना, ठीक है, क्या कहलाता है, अपशोषण कहलाता है। मतलब छोटी आंत के द्वारा भोजन को ब्लड के रूप में मिलाना क्या कहलाता है, अपशोषण कहलाता है। और स्वांगीकरण का होता है कि पचा हुआ भोजन को पूरे शरीर में फैला देना, क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। और एक होता है बहिष्करण, 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 ठीक है। ये क्या करता है, शरीर को, ठीक है, बेकार पदार्थ को मल मूत्र के रूप में बाहर निकालना, क्या कहलाता है, बहिष्करण, ठीक है। यही होता है। एक क्वेश्चन बोलता है कि
शाकाहारी का पेट लंबा होता है और मांसाहारी का पेट छोटा होता है, क्यों? छोटा होता है क्यों? ठीक है, तो समझिए, बोले शाकाहारी का पेट लंबा और मांसाहारी का पेट छोटा होता है, क्यों? ये क्वेश्चन बोलता है। तो देखिए, शाकाहारी भोजन में क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होता है, इसको सही ढंग से पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और मांसाहारी में क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा कम होता है, इसलिए आसानी से पच जाता है, इसलिए मांसाहारी का पेट क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो बोले कि शाकाहारी का पेट लंबा और मांसाहारी का पेट छोटा होता है, क्यों? क्योंकि शाकाहारी भोजन में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसको सही ढंग से पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई अधिक होना चाहिए। और मांसाहारी में क्या होता है कि सेलुलोज की मात्रा कम होती है, वो आसानी से पच जाता है, इसलिए उसकी लंबाई क्या होता है, कम होती है। एक क्वेश्चन बोलता है कि अमाशय में, ठीक ना, अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, कैसे होता है? ये क्वेश्चन बोला कि अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक जमा रहता है, भोजन को ताज़ा बनाए हुए रखता है। ठीक है, तो याद रखिए, अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, इसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक जमा रहता है, भोजन को ताज़ा बनाए रखता है, आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसके बाद बोलेगा कि पाचन में, ठीक ना, भोजन के पाचन में पित्त की क्या भूमिका है, पित्त की क्या भूमिका है, ठीक है। तो याद रखिए, पित्त क्या होता है, ठीक है, पित्त क्या है, बोले भोजन के पाचन में पित्त की क्या भूमिका है। तो पित्त क्या है, ये गाढ़ा क्षारीय द्रव है, लिखना कहा है कि यह क्या है, गाढ़ा क्षारीय द्रव है, भोजन को क्षारीय बनाए रखता है और क्या करता है, भोजन को सरल अणु में तोड़ने का काम करता है। तो भोजन लेगा कि भोजन के पाचन में पित्त की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में पित्त की यह भूमिका है कि भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाए रखता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है। और इसके बाद होता है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका। तो बोले भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखिए, लार क्या करता है, ठीक है, भोजन को लार से सानने का काम करता है। लिखिएगा कि भोजन को लार से सानने का काम करता है और क्या करता है, लार से सानता है, आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है और भोजन में मौजूद स्टार्च की मात्रा को क्या करता है, पचाने का काम करता है। यह स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 3 क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है। बोले कि अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन इसमें 3 से 4 घंटे तक जमा रहता है, भोजन को ताज़ा बनाए रखता है, वायु बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बोलेगा फिर दूसरा क्वेश्चन कि भोजन के पाचन में पित्त की क्या भूमिका है। तो पित्त जो होता है, ये गाढ़ा क्षारीय द्रव है, ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाए रखता है। अब इसका पीएच मान 7.8 होता है। अब बोले भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो ये भोजन को क्या करता है, लार से सानता है, आए हुए बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। ये भोजन में मौजूद स्टार्च की मात्रा को क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बोले शाकाहारी का पेट लंबा और मांसाहारी का पेट छोटा होता है, क्यों? क्योंकि शाकाहारी भोजन में क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए पचाने के लिए इससे छोटी आंत की लंबाई अधिक होना चाहिए। और मांसाहारी में क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा कम होती है, इसलिए आसानी से पच जाता है। इसलिए शाकाहारी का पेट लंबा और मांसाहारी का पेट छोटा होता है। ठीक है, आज भर इतना ही।